हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, यूजीसी नेट की एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको 4 क्लास पढ़ा चुका हूँ। रिसर्च पढ़ा दिया, रिसर्च के टाइप्स पढ़ा दिए। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सैंपल्स, यानी संभाव्य न्यायादर्श और असंभाव्य न्यायादर्श। संभाव्य न्यायादर्श और असंभाव्य न्यायादर्श, अगर आपसे ये क्वेश्चन पुटअप करे कि न्यायादर्श कितने प्रकार का होता है, तो आपको 2 प्रकार का बताना है। एक होता है संभाव्य न्यायादर्श और एक होता है असंभाव्य न्यायादर्श। इससे पहले में मैंने आपको बता दिया कि जनसंख्या किसे कहते हैं और न्यायादर्श किसे कहते हैं। आज इसके प्रकार पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संभाव्य न्यायादर्श में। संभाव्य न्यायादर्श कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों उसमें हम पढ़ते हैं साधारण यादृच्छिक न्यायादर्श, क्रमिक न्यायादर्श, क्रमबद्ध स्तरीकृत न्यायादर्श, बहुरूपी, बहुस्तरीय और समूह न्यायादर्श। तो इस वाली वीडियो में आपको संभाव्य न्यायादर्श के प्रकार पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा। वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो आप नोटिफिकेशन आपको मिलता है। अब देखते हैं, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों संभाव्य न्यायादर्श में। सबसे पहले एक बात करेंगे साधारण यादृच्छिक न्यायादर्श की। साधारण यादृच्छिक न्यायादर्श की अब साधारण यादृच्छिक न्यायादर्श क्या होता है दोस्तों, समझे इसमें। देखो देखो इस न्यायादर्श में प्रत्येक व्यक्ति के अध्ययन में शामिल होने की पूरी संभावना होती है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। देखो समझना, साधारण यादृच्छिक न्यायादर्श और संभाव्य न्यायादर्श दोनों एक ही होते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की संभावना अध्ययन करने में, चयन किए जाने में संभावना बराबर रहती है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं होते और एक दूसरे पर निर्भर भी नहीं रहते। अगर मेरा मन कर रहा है तो मैं जिस व्यक्ति को लिख सकता हूँ उस व्यक्ति को लिख सकता हूँ। जरूरी ये नहीं कि नहीं ये वाला ही होगा या ये वाला होगा। यानी अगर 1 लाख व्यक्ति हैं, 1 लाख में से मुझे 10,000 लेने हैं तो 10,000 कोई से भी व्यक्ति हो सकते, किसी का किसी में बंधन नहीं होता। देखो, अगर हम इसकी विशेषता की बात करें, इसकी पहले विधि की बात कर लेते हूं। अब इसकी विधि कौन कौन सी होती है दोस्तों, देखो सबसे पहली विधि आएगी पासा फेंक कर विधि। पहले कौन सी आएगी? पासा फेंक कर। दूसरी लॉटरी विधि, तीसरी आएगी सिक्का उछाल कर विधि, तीसरी कौन सी? सिक्का उछाल कर विधि।
नेक्स्ट आएगी आंखों पर पट्टी बांध कर विधि, और एक आएगी लिपिड तालिका का प्रयोग करके। लिपिड तालिका का प्रयोग करके विधि। अब एक बात ध्यान रखना, समझना एक चीज, और मैं एक और इसके सिद्धांत तो लिख देता हूं, इसके बाद इसकी विशेषताओं लिख देता हूं मैं आपको। विशेषताएं किसकी? साधारण यादृच्छिक की। देखो सबसे पहले कौन सी होगी? समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, समझना। शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, विस्तृत जानकारी होती है। क्लियर? समझना। साधारण यादृच्छिक न्यायादर्श किसे कहते हैं? इसका दूसरा नाम संभाव्य न्यायादर्श होता है। अगर आपसे भी क्वेश्चन पुटअप करे कि न्यायादर्श के प्रकार कितने, तो आपको दो लगाने हैं, संभाव्य न्यायादर्श और असंभाव्य न्यायादर्श। इस वाली वीडियो में मैं आपको संभाव्य न्यायादर्श पूरा पढ़ा दूंगा। अब संभाव्य न्यायादर्श के प्रकार कितने? तो दोस्तों 6 प्रकार है। कौन कौन से? साधारण यादृच्छिक न्यायादर्श, क्रमिक न्यायादर्श, क्रमबद्ध स्तरीकृत न्यायादर्श, बहुरूपी न्यायादर्श, बहुस्तरीय न्यायादर्श और समूह न्यायादर्श। अब इसमें सबसे पहले मैंने पढ़ा है साधारण यादृच्छिक न्यायादर्श। अब मैंने इससे पहली वाली वीडियो में जो आपको संभाव्य न्यायादर्श जो बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जनसंख्या में से शामिल होने की पूरी संभावना जो होती है वो कौन सा न्यायादर्श कहलाता है? हमारा संभाव्य न्यायादर्श। लेकिन संभाव्य न्यायादर्श डिट्टो पूरा साधारण यादृच्छिक न्यायादर्श है। देखो मैं इधर लिख दे रहा हूं, नोट डाल के समझना इसको। संभाव्य न्यायादर्श और साधारण यादृच्छिक न्यायादर्श दोनों की परिभाषा या व्याख्या समान है। दोनों में जनसंख्या में से प्रत्येक व्यक्ति की न्यायादर्श में शामिल होने की संभावना पूरी होती है। समझना, यानी साधारण यादृच्छिक न्यायादर्श और संभाव्य न्यायादर्श दोनों सेम होते हैं और दोनों की जो परिभाषा होगी सेम होगी। देखो समझना, इस न्यायादर्श में प्रत्येक व्यक्ति के अध्ययन में न्यायादर्श में शामिल होने की पूरी संभावना होती है कि इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता कि भैया तू चले जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तू जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
कोई सा भी व्यक्ति लिया जा सकता है, संभावना का पूरा पूरा स्थान है इसमें। किस न्यायाधीश में संभावना का पूरा पूरा स्थान होता है दोस्तों? तो साधारण यादृच्छिक न्यायाधीश या संभाव्य न्यायाधीश में संभावना का पूरा पूरा स्थान होता है। कैसे? अब सबसे पहली बात आती है इसकी विधि को समझें। इसकी विधि भी कई बार पूछी जाती है। तो पासा फेंक कर विधि, जो हम पासा फेंकते हैं तो प्रत्येक अंक आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी। जो पासा जितने नंबर का बना है, 6 अंक का बना है तो 6 अंक की। अब जरूरी ये नहीं कि हर बार 2 ही आएगा या हर बार 4 ही आएगा या हर बार 6 ही आएगा। भैया एक बार 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, क्योंकि कोई किसी पर बंधन नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूप से आने के लिए सक्षम है। कौन सा सिद्धांत कहलाता, कौन सा न्यायाधीश कहलाता? साधारण यादृच्छिक न्यायाधीश कहलाता। लॉटरी विधि, अब लॉटरी क्या होता है? हर किसी की लॉटरी निकल सकती है, जरूरी है तो नहीं कि आपकी निकलेगी या मेरी निकलेगी, भैया कोई सा भी निकल सकता है। तीसरी, सिक्का उछाल कर विधि, सिक्का फेंकने पर कुछ भी आ सकता है। अब की बार मेरा आ रहा है तो अब की बार तुम्हारा आ जाएगा, अब की बार किसी और का जाएगा। आंखों पर पट्टी बांधकर, अब आंखों पर हम पट्टी बांधेंगे तो जरूरी ये तो नहीं कि मेरे द्वारा आंखों पट्टी बांधने के बाद ये वाला अंक आएगा, ये वाला अंक आएगा। आंखों पट्टी बांधने के बाद अब किसी का भी नाम ले सकते हैं, किसी का भी अंक निकाल सकते हैं। कौन सी विधि कहलाती है? आंखों पर पट्टी। लिपिट तालिका का प्रयोग करने के बाद, जैसे लिपिट तालिका की होती है कि साड़ी बना लेते हैं, साड़ी में से जिस अंक पर उंगली रख दी वो लिपिट तालिका प्रयोग किया था। अब देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है, समय की बचत होगी। भैया पूरा कढ़ाई चावल लेंगे, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया न्यायाधीश क्या होता है। धन की भी बचत होगी। हम पूरी जनसंख्या का अध्ययन न करके हम जो सीमित है उनका अध्ययन कर लेंगे। जैसे एक वाली मैं आपको यहां पर बताता हूं। अब मेरे पास 10,000 जनसंख्या है। अब ये कितनी मेरे पास जनसंख्या है? 10,000। अब इस 10,000 में से मुझे कितने लेने? 1,000 न्यायाधीश लेना। अब 1,000 जो न्यायाधीश लूंगा, तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं न्यायाधीश 1,000 लूंगा तो कोई से भी 10,000 में से 1,000 आ सकते हैं। जरूरी ये नहीं कि पहले वाले 1,000 आएंगे या लास्ट वाले। भैया मेरा मन होगा जो मुझे अच्छे लगेंगे और जो एक योग्य होंगे, वो संभावना 10,000 में से 1,000 के हर एक की है। आता किसका नंबर है वो उसके आप दे देंगे ना। अब 10,000 रुपये पैसा इतना खर्च होगा, हम उनको ना करके हम 1,000 रुपये करेंगे, समय की बचत होगी। सिंपल से बना 10,000 रुपये करेंगे, टाइम लगेगा, 1,000 करेंगे कम टाइम लगेगा, धन की भी बचत होगी और अधिक शुद्ध ज्ञान प्राप्त भी होगा और विस्तृत जानकारी मिलेगी। भैया 1,000 लोगों ने 10,000 लोगों को रिप्रेजेंटेटिव किया है। देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है, संभाव्य न्यायाधीश और साधारण यादृच्छिक न्यायाधीश दोनों समान होते हैं। मैं फिर भी बता रहा हूं, एक ये वाला न्यायाधीश और एक ये वाला न्यायाधीश, ये दोनों की परिभाषा सेम होती है। अगर इस वाले की परिभाषा पूछे तो संभाव्य न्यायाधीश मानिए, इस वाले की परिभाषा पूछे तो इस वाले की परिभाषा बतानी है आपको। यानी संभाव्य न्यायाधीश और साधारण यादृच्छिक न्यायाधीश में जनसंख्या में से अध्ययन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के शामिल होने की संभावना पूर्ण रूप से होती है और इसमें एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति पर कोई भी संबंध या निर्भर नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। अभी आप इसको नोट कर लें, फिर हम पढ़ेंगे क्रमिक न्यायाधीश। अभी इसको नोट कर लें, फिर दूसरा पढ़ेंगे हम क्रमिक न्यायाधीश। और उसके बाद दूसरा हम कौन सा पढ़ेंगे? क्रमिक न्यायाधीश। इसकी विधि जरूर याद कर लेना। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे हम दोस्तों, देखो इसमें क्या करते हैं, इस न्यायाधीश में सभी नामों की सूची, इस न्यायाधीश में सभी नामों की सूची एक बड़माला
या क्रम के आधार पर पूरी जनसंख्या को वर्गीकृत कर लेते हैं। फिर उस जनसंख्या में से न्यायादर्श का चयन करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्या लिखेंगे, चुना जाएगा। समझना, n अपॉन स्मॉल n जो मैंने लिखा है ये कई बार पेपर में पूछा गया। अब देखो यहां पर n बराबर होता है संपूर्ण जनसंख्या, स्मॉल n बराबर होता है जनसंख्या से चुना गया न्यायाधीश। आप समझेंगे थोड़ा, इसको मैं थोड़ा डिफाइन करूं आपको। देखो, अब मेरे पास जनसंख्या है 1000 और मुझे हर 10वां व्यक्ति चुनना है, यानी हर 10वां व्यक्ति चुनना है, तो मुझे बटे कितना करना है 10। अब 1000 में से इसको भाग देंगे तो कितनी बार गया 100 बार गया। अब प्रत्येक 100वां जो व्यक्ति होगा वो हमारा क्या कहलाएगा n। अब देखो यहां पर मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूं। अब n बराबर जो होगा हमारा कितना होगा 1000 होगा, और कैपिटल जो n है हमारा वो 100 है, यानी हमें 10 न्यायाधीश चुनने हैं। अब 10 न्यायाधीश चुनेंगे तो पहले हम उनको एक क्रम में डिवाइड कर लेंगे। अब क्रम में या तो वर्णमाला के आधार पर, ये क्रम कैसे भी हम उनको एक साइड में रख लेंगे, एक वर्णमाला के अनुसार एक क्रम के आधार पर एक पूरी सीरियल बना लेंगे। अब मुझे प्रत्येक 10वां व्यक्ति लेना है। कौन सा लेना है? प्रत्येक 10वां व्यक्ति लेना है। सॉरी, मुझे 1000 में से 10 न्यायाधीश लेने। कितने न्यायाधीश लेने? 10 न्यायाधीश लेने हैं। तो अब 1000 में से, सॉरी ये यहां पर 100 होगा तो यहां पर ये गलत लग गया थोड़ा ये वाला, और ये हो गया यहां पर। देखो अब मुझे 10 न्यायाधीश लेने 1000 में से, तो n बराबर कितने न्यायाधीश लेने? 100। तो 100 में जब इसका भाग लगाएंगे तो कितने न्यायाधीश हैं हमारे? 100। तो प्रत्येक 100वां जो व्यक्ति होगा वो हमारा न्यायाधीश होगा, यानी इसको पूरी पॉपुलेशन कितनी हमारी 1000, कौन सा न्यायाधीश कितने लेंगे? हमें 10। तो प्रत्येक 100वां व्यक्ति तो लेंगे, और 1000 को हम डिवाइड करेंगे 10 भागों में तो 100 का भाग देंगे। तो आपको अगर इस वाले की पूछे कि ये वाला जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये किस वाले न्यायाधीश में प्रयोग किया जाता है, तो आपको लगाना क्रमिक न्यायाधीश में, यानी किस न्यायाधीश में पूरी जनसंख्या को एक वर्णमाला के आधार पर या एक क्रम में विभाजित किया जाता है। फिर उसमें या तो 10 वाला न्यायाधीश लेना है, या 100 वाला न्यायाधीश लेना है, या 50 वाला न्यायाधीश लेना। वो कैसे भी न्यायाधीश ले, आपको बस इतना समझना है कि हमें न्यायाधीश लेने कितने। अब मैंने एग्जाम्पल दिया 1000 जनसंख्या, 1000 में से मुझे कितने व्यक्ति लेने? 10 व्यक्ति लेने। अब 10 व्यक्ति लेने तो प्रत्येक 100वां व्यक्ति लेना पड़ेगा, तो 100 से भाग देंगे तो प्रत्येक 100वां जो व्यक्ति आएगा वो पहला न्यायाधीश होगा। फिर उसके बाद जो 100वां आएगा वो दूसरा न्यायाधीश होगा। फिर तीसरा न्यायाधीश आएगा वो तीसरा न्यायाधीश, 100वां जो तीसरा। तो टोटल जो होता है, जो n बराबर बटे n व्यक्ति चुना जाएगा, तो वो किस न्यायाधीश में होगा? क्रमिक न्यायाधीश में होगा। ठीक है दोस्तों,
आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं क्रमबद्ध स्तरीकृत न्यायादर्श में। क्रमबद्ध स्तरीकृत न्यायादर्श में अब हम तीसरे की बात करते हैं दोस्तों। क्रमबद्ध स्तरीकृत न्यायादर्श। क्रमबद्ध स्तरीकृत न्यायादर्श में क्या होता है, देखो इस न्यायादर्श का प्रयोग तब किया जाता है जब समष्टि विषम जाति हो। क्या हो, विषम जाति हो। इस न्यायादर्श में पूरी जनसंख्या को किसी मानदंड या गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसकी विधि की बात करें तो इसकी विधि है देखो, पहली है आनुपातिक विधि। दूसरी है आनुपातिक विधि और तीसरी है प्रतिशत विधि। तीसरी कौन सी दोस्तों, प्रतिशत विधि। देखो समझना, क्रमबद्ध स्तरीकृत का जब भी प्रयोग किया जाएगा तो ये समझ लो हमारी जो जनसंख्या है वो विषम जाति या बेजाति होगी। देखो जब भी इसके क्वेश्चन की बात होगी तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये वाला क्वेश्चन जरूर लाना, शब्द आना। इसके बाद अगर ये ना आएगा तो ये तीनों ऑप्शन में से एक आएगा, आनुपातिक या प्रतिशत विधि। अगर किसी भी स्टेटमेंट में अगर विषम जातीय शब्द आ रहा है तो 100% बात किसकी हो रही है, क्रमबद्ध या स्तरीकृत की बात हो रही है। यानी जब जो हमारी जनसंख्या होती है, समष्टि को जो हम जनसंख्या बोलते हैं, वो विजातीय विषम जाति होगी, उसका अध्ययन करने के लिए, उसमें से न्यायादर्श लेने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, क्रमबद्ध या स्तरीकृत विधि का प्रयोग करेंगे, क्रमबद्ध या स्तरीकृत न्यायादर्श का प्रयोग करेंगे। यानी ऐसी जनसंख्या जो ज्यादा फैली हो, जिसका अध्ययन करना संभव है, तो उस वक्त समय हम किसका प्रयोग करेंगे, क्रमबद्ध या स्तरीकृत न्यायादर्श का प्रयोग करेंगे। अगर ये समझ में आ रहा है तो ये समझ लो विषम जाति जो शब्द आएगा, राइट आंसर कौन सा होगा, क्रमबद्ध या स्तरीकृत विधि होगी। अगर ऐसे ना आए और वो आपसे ये पूछे कि आनुपातिक विधि और आनुपातिक विधि किस प्रकार के न्यायादर्श के लिए प्रयोग की जाती है, तो आपको लगाना दोस्तों क्रमबद्ध या स्तरीकृत न्यायादर्श के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब उसके बाद एक और आता है हमारा बहुरूपीय न्यायादर्श, चौथा। इसको भी यहीं पर लिख देता हूं,
बहुरूपीय न्यायाधीश। देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, इस न्यायाधीश में किसी जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए किसी जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए दो या दो से अधिक न्यायाधीशों का प्रयोग किया जाता है। समझना, देखो मैंने आपको चार पढ़ा है और चारों का डिटेल फिर बता दे रहा हूं। देखो साधारण यादृच्छिक न्यायाधीश की बात जब भी दोस्तों करेगा तो आपको ध्यान रखना कि प्रत्येक व्यक्ति की जनसंख्या में से शामिल होने की पूरी जो संभावना होती है वो हमारा कौन सा कहलाता है, साधारण यादृच्छिक न्यायाधीश कहलाता है। दूसरी बात करते हैं, जब मैंने क्रमिक न्यायाधीश पढ़ाया था तो मैंने आपको उसमें एक बात बताई, देखिए कैपिटल एन बटे स्मॉल एन वो वाला आए जो मैंने आपको ये वाला बताया था यहां पर एम बटे एन, ये वाला अगर आए तो बात किसकी हो रही है, क्रमिक न्यायाधीश की हो रही है। जब क्रमबद्ध स्थिरीकृत की बात करेगा तो मैंने आपको बता दिया विषम जातीय शब्द जरूर आएगा कि ऐसी जनसंख्या जो विषम जातीय भागों में बटी हुई है उसका अध्ययन करने के लिए, उसमें से न्यायाधीश लेने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, क्रमबद्ध स्थिरीकृत का प्रयोग करेंगे। कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन का अध्ययन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, क्रमिक न्यायाधीश का प्रयोग करेंगे। मैं आपको सारे के सारे बता के चलूं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर बहुरूपी न्यायाधीश की बात करेंगे तो ऐसी जनसंख्या जिसमें से दो या से दो से अधिक न्यायाधीशों का प्रयोग किया जाएगा वो कौन सा न्यायाधीश कहलाएगा, हमारा बहुरूपीय न्यायाधीश कहलाएगा। यानी ऐसा न्यायाधीश जो जिस जनसंख्या में से दो या दो से अधिक न्यायाधीशों का प्रयोग करेगा वो कौन सा न्यायाधीश कहलाएगा, हमारा बहुरूपीय न्यायाधीश कहलाएगा। मैंने आपको चार पढ़ा दी। अगर इसकी बात करेगा तो ऐसी जनसंख्या जो विजातीय या विषम जातीय भागों में बटी हुई है जिसका अध्ययन करना मुश्किल हो पा रहा है उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, क्रमबद्ध स्थिरीकृत का प्रयोग करेंगे। अब इसकी तीन विधि बढ़ाई है मैंने, आनुपातिक, प्रतिशत, यानी ये तीनों में से कोई सा भी एक नंबर आता है या कोई सा भी एक शब्द आता है तो उसका अध्ययन करने के लिए, उसका न्यायाधीश लेने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, क्रमबद्ध स्थिरीकृत न्यायाधीश का प्रयोग करेंगे। आप इसको नोट कर लें। फिर हम चलते हैं बहुस्तरीय और बहुरूपी न्यायाधीश, आप इसको नोट कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अब चलते हैं बहुस्तरीय न्यायाधीश। इस न्यायाधीश में जनसंख्या के कई स्तर होते हैं। ये स्तर एक दूसरे से समावेशित रहते हैं।
किसी जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए इन अलग अलग समावेशित स्तरों से न्यायादर्श लेते हैं। ठीक है, एक और आता है हमारा समूह न्यायादर्श। देखो इसमें क्या होता है, जब जनसंख्या दूर दूर तक फैली हो तो उपरोक्त न्यायाधीशों का चयन न करके उस जनसंख्या का अलग अलग समूह बना लेते हैं और उन समूहों में से न्यायाधीश का चयन करते हैं। यह है दोस्तों हमारा संभाव्य न्यायाधीश। समझना, अगर उसने पूछा कि संभाव्य न्यायाधीश होता क्या, मैं दोबारा से बता दे रहा हूं कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के चयन होने की संभावना पूरी पूरी, वो कौन सा कहलाता है, हमारा संभाव्य न्यायाधीश कहलाता है। प्रकार पूछे कितने प्रकार हैं, सबसे पहले ये पूछेगा आपसे कि न्यायाधीश के प्रकार कितने, दो हैं, संभाव्य और असंभाव्य। किस न्यायाधीश में संभावना का कोई स्थान नहीं होता तो असंभाव्य न्यायाधीश कहलाता है। किस न्यायाधीश में संभावना का पूर्ण रूप से स्थान होता है वो संभाव्य न्यायाधीश कहलाता है। संभाव्य न्यायाधीश कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का होता है। साधारण यादृच्छिक न्यायाधीश, क्रमिक न्यायाधीश, क्रमबद्ध स्तरीकृत और बहुरूपीय बहुस्तरीय समूह न्यायाधीश। इन 4 को मैं पढ़ा चुका हूं। ऐसा न्यायाधीश जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के चयन होने की संभावना पूरी पूरी होती है, कौन सा कहलाता है, साधारण यादृच्छिक न्यायाधीश। अगर आपसे ये पूछे क्रमिक न्यायाधीश क्या होता है, तो जिसमें n/n/i, ये हमेशा ध्यान रखना, मैं फिर भी बता रहा हूं आपको, जिसमें n कैपिटल N/n/i, वो कौन सा न्यायाधीश है, क्रमिक न्यायाधीश। क्रमबद्ध स्तरीकृत मैंने आपको यह बताया कि जिसमें शब्द विषम जातीय या विजातीय शब्द है, यानी विषम जाति जो जनसंख्या होती है उसमें से न्यायाधीश लेने के लिए हम किस न्यायाधीश का प्रयोग करते हैं, क्रमबद्ध स्तरीकृत न्यायाधीश का। जब न्यायाधीश में 2 या 2 से अधिक लेने हो तो किस न्यायाधीश का प्रयोग करेंगे, बहुरूपी न्यायाधीश का प्रयोग करेंगे। अब बहुस्तरीय की बात करते हैं। इस न्यायाधीश में जनसंख्या कई स्तर होते हैं, यानी जनसंख्या अलग अलग भागों में बटी हुई, जैसे आदिवासी की जनसंख्या हुई, ये पिछड़े की हुई, ये मंदबुद्धि की, मूर्ख की, यानी जनसंख्या जब अलग अलग भागों में बटी हुई हो और उनके अलग अलग स्तर हों, तो उन अलग अलग जो स्तर हैं उनमें से अलग अलग न्यायाधीश का चयन करने के लिए हमें किसका करना है, बहुस्तरीय का करना है। दोबारा समझे, मैं आपको फिर दोनों को बता दूं। बहुरूपी न्यायाधीश क्या कहलाता है, समझना, बहुरूपी न्यायाधीश ये कहलाता है कि ये पूरी जनसंख्या है, अब एक जनसंख्या का सिर्फ एक ही स्तर बड़ा हुआ है, पहले बता रहा हूं। फिर जब पूरी जनसंख्या है तो इस जनसंख्या में से 2 या 2 से अधिक न्यायाधीश हमें लेने हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, बहुरूपी। लेकिन जनसंख्या एक ही है,
लेकिन जब बहुस्तरीय की बात करेंगे तो जनसंख्या कई स्तरों में बटी हुई है। जब बहुस्तरीय की बात करेंगे, देखो बहुरूपी में क्या कहला रहा है कि यानी जनसंख्या सिर्फ एक ही है, लेकिन उसमें से दो या दो से अधिक न्याय आदर्श लेने हमें, यानी दो या एक ही जनसंख्या, एक व्यक्ति और एक व्यक्ति पैसे हमें एक से अधिक पैसे लेने हैं, तो कौन सा होगा? बहुरूपी न्याय आदर्श। यानी जनसंख्या तो एक ही है, लेकिन उस जनसंख्या में से अलग अलग न्याय आदर्श हमें लेने, दो या दो से अधिक, तो कौन सा कहलाएगा? बहुरूपी न्याय आदर्श। बहुस्तरीय न्याय आदर्श क्या कहलाएगा? देखो मैंने बताया जनसंख्या कई स्तरों में बटी हुई है, समझना इसको, जनसंख्या कई स्तरों में बटी हुई है और प्रत्येक स्तर एक दूसरे से संबंधित है। यानी एक स्तर ये वाला है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। यानी जनसंख्या 5 भागों में बटी हुई है और उन 5 भागों में से जो हम इस न्याय आदर्श का चयन करते हैं वो कौन सा कहलाएगा? हमारा बहुस्तरीय न्याय आदर्श कहलाएगा। जब समूह न्याय आदर्श का कहलाएगा कि जब जनसंख्या दूर दूर फैली हो, 2 घर यहां पर है, 2 घर वहां पर है, 2 घर वहां पर है, 2 घर वहां पर है, तो उसमें से चयन करने का अलग अलग समूह बना लेते हैं। अब यहां पर देखो, सुनो, मैं तीनों को बता दे रहा हूं, समझना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना। इसमें तो क्या होगा कि एक ये वाली जनसंख्या है, इसमें से एक समूह ये बना लिया, एक समूह ये बना लिया, एक समूह ये बना लिया, एक समूह ये बना लिया और एक समूह ये बना लिया। एक ही जनसंख्या को अलग अलग समूह में बांटना, जैसे क्लास में पढ़ा रहा हूं, एक क्लास को मैंने अलग अलग भागों में बांट लिया कि 4 लोग यहां बैठ जाओ, 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 तो वो कौन सा है? एक ही क्लास को बांटा है, अलग अलग क्लास नहीं बांटी, क्लास एक ही को बांटा है, तो कौन सा न्याय आदर्श कहलाएगा? समूह न्याय आदर्श कहलाएगा। जब एक ही क्लास को विभिन्न भागों में बांटा जाता है और उसके अलग अलग समूह बना लिए जाते हैं, कौन सा कहलाता है? हमारा समूह न्याय आदर्श। बहुस्तरीय न्याय आदर्श कहलाता, अब क्लास एक से अधिक है, 6th क्लास भी, 7th क्लास भी, 8th क्लास भी, 9th क्लास भी, 10th क्लास भी है, यानी क्लास 6, 7th, 8th, 9th और 10th। क्लियर है? अब यहां पर जो जनसंख्या 10th क्लास की, देखो समझ, इसमें और कंफ्यूजन मत होना। अब ये जो क्लास है, मैं आपको इसको बता दे रहा हूं, ये 10th क्लास है। अब इस क्लास में 10th क्लास में से मुझे एक ही क्लास में 2 से अधिक न्याय आदर्श, 2 से अधिक सैंपल लेने हैं, तो किस न्याय आदर्श का प्रयोग करूंगा? बहुरूपीय। जब क्लास 6 to 10th तक बटी हुई है, अलग अलग बटी हुई है, तो किस न्याय आदर्श का प्रयोग करूंगा? बहुस्तरीय। जब क्लास एक कोई मैंने अलग अलग समूह में बांट दिया है, यहां पर जो अलग अलग न्याय आदर्श लिए जा रहे हैं और यहां पर एक एक क्लास को समूह में बांटा जा रहा है, कौन सा न्याय आदर्श कहलाएगा? समूह न्याय आदर्श कहलाएगा। दोबारा फिर समझ लें, बहुस्तरीय न्याय आदर्श क्या होता है? जनसंख्या के अलग अलग भाग बटे हुए होते हैं। बहुस्तरीय में क्या होता है? जनसंख्या अलग अलग बटी हुई है। बहुरूपी क्या होता है? एक ही क्लास में से एक ही जनसंख्या से अधिक लेने हैं। और समूह न्याय आदर्श, एक ही जनसंख्या को समूह बांट लिया जाता है, कौन सा न्याय आदर्श कहलाता है? हमारा ये न्याय आदर्श कहलाता है। ये था दोस्तों संभाव्य न्याय आदर्श, आप इसको नोट कर लें। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप इसको नोट कर लीजिए। जो मैंने समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आएगा और आप कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। धन्यवाद।